प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक छाछिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का अपना टॉपिक है थॉमस हॉब्स के जीवन परिचय और उसका वैज्ञानिक भौतिकवाद हम इससे पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचार। हॉब्स के राजनीतिक चिंतन में उसकी संप्रभुता संबंधी धारणा का विशेष महत्व है। हॉब्स से पूर्व बोंदा ने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहा था कि संप्रभुता वह है, यानी संप्रभुता नागरिकों व प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानूनी बंधन नहीं है। किंतु व्यवहार में बोंदा के संप्रभुता संबंधी जो सिद्धांत है उसके ऊपर प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय कानून और संवैधानिक कानून आदि को स्वीकारा गया है। किंतु हॉब्स की विशेषता यह है कि उसने संप्रभुता पर सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अंत करके उसे सही अर्थ में पूर्ण, सर्वोच्च, निरपेक्ष, निरंकुश, अभिजात्य, अविभाज्य बनाया है। और इस प्रकार से हॉब्स ने संप्रभुता के महत्व को बताते हुए C.E. वाहन ने लिखा है कि हॉब्स ही ऐसा दार्शनिक है जिसने सर्वप्रथम इस बात का अनुभव किया कि राज्य के पूर्ण सिद्धांत में मूल विचार संप्रभुता का है। उसने ही सर्वप्रथम संप्रभुता के स्थान, कार्यों एवं सीमाओं को निश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। हॉब्स ने संप्रभुता की परिभाषा निम्न प्रकार की है कि संप्रभु वह व्यक्ति है जिसे एक विशाल जनसमूह ने स्वेच्छापूर्वक एक दूसरे से समझौता करके इस उद्देश्य से अपना कर्ता अर्थात प्रभु बना दिया है कि वह उनकी शांति और सुरक्षा के लिए इन सबकी समस्त शक्तियों व साधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि हॉब्स के संप्रभुता के माध्यम से हॉब्स ने संप्रभु के माध्यम से संप्रभुता को ही स्पष्ट किया है। यानी हॉब्स ने उस समय एक समझौता हुआ हॉब्स के समय, और उस समझौते के अनुसार वह समझौता व्यक्तियों के बीच में हुआ। उन्होंने यह समझौता किया कि हम सभी अपने अधिकार और अपने कर्तव्य अपने एक प्रभु जो समझौते से बिल्कुल अलग है उसको सौंपते हैं कि वह हमारी सुरक्षा करेगा, हमारी शांति की रक्षा करेगा। यानी ज़रूरत पड़ी, जैसी आवश्यकता पड़ी वैसा वो समझौता किया और उसने समझौते को उससे दूर रखा। तो ये हॉब्स के संप्रभुता संबंधी इस तरह से बोंदा और हॉब्स के विचारों में अंतर है। हॉब्स ने जीन बोंदा उसने अपनी संप्रभुता के ऊपर ईश्वरीय कानून अर्थात प्राकृतिक कानून और संवैधानिक कानूनों का बंधन माना है, लेकिन हॉब्स ने इस प्रकार का कोई बंधन स्वीकार नहीं किया है। अर्थात उसकी संप्रभुता जो है वह निरंकुश, सर्वोच्च, सर्वोत्तम, अविभाज्य आदि है। तो अब हम देखते हैं हॉब्स की संप्रभुता की धारणा की विशेषताएं। नागरिक समाज का अनिवार्य अंग। हॉब्स ने संप्रभुता को नागरिक समाज या राज्य का अनिवार्य अंग माना है। राज्य एवं संप्रभुता का जन्म एक साथ होता है और वे राज्य के अभाव में अर्थात एक दूसरे के अभाव में वे कल्पना भी नहीं कर सकते। जहाँ नागरिक समाज यानी राज्य होगा वही संप्रभुता भी होगी, अन्यथा उसके अभाव में अराजकता होगी। यह राज्य में संप्रभुता की शक्ति ही है जो सही अर्थ में प्रकृति की अवस्था का अंत करती है। यानी उसने कहा है नागरिक समाज अर्थात राज्य का अनिवार्य अंग है। राज्य और
तभी तक रह सकते हैं जब तक कि संप्रभुता यानी राज्य और संप्रभुता का जन्म एक साथ ही होता है। उसने राज्य एवं संप्रभुता में संप्रभु और संप्रभुता में किसी प्रकार का अंतर नहीं किया है। समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत हाब्स की संप्रभुता की धारणा का निष्कर्ष है कि संप्रभु ही समस्त कानूनों का स्रोत है। उसकी कानून निर्माण की शक्ति पूर्ण व अंतिम है। उसके आदेश ही कानून है। संप्रभु द्वारा निर्मित कानून बाध्यकारी होते हैं, अर्थात उसके उल्लंघन पर दंड दिया जाता है। संप्रभु को वह शक्ति ही राजनीतिक समाज की एकता व स्थायित्व की गारंटी है। इस तरह से राजनीतिक समाज को बनाए रखने के लिए संप्रभुता एक प्रकार की गारंटी है। संप्रभुता ही उनको बनाए रखती है। संप्रभुता सर्वोच्च व निरंकुश। हाब्स ने संप्रभु और संप्रभुता में कोई अंतर नहीं किया है और इस प्रकार उसने संप्रभु के साथ ही संप्रभुता को भी सर्वोच्च व निरंकुश माना है। उसने उसके अनुसार संप्रभु में कोई समझौता नहीं किया है। वह समझौते का अंग नहीं बल्कि समझौते का परिणाम है। संपूर्ण जन समूह ने स्वेच्छा से परस्पर समझौता करके अपनी संपूर्ण सत्ता स्वयं ही संप्रभु को सौंपी है। अतः संप्रभु का कोई बंधन या मर्यादा नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संप्रभुता सर्वोच्च है अर्थात निरंकुश है और उसने यह बताया है कि व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके अपना एक संप्रभु बनाया है और वह समझौते का वह एक अंग नहीं अपितु वह समझौते का परिणाम है। यानी उनका समझौते करने के बाद एक निरंकुश अर्थात सर्वोच्च संप्रभु का जन्म होता है। नेक्स्ट है संपूर्ण अधिकार संप्रभु में निहित है। राजनीतिक समाज के संपूर्ण अधिकार संप्रभु में निहित होते हैं और वह भी अन्य सभी को अधिकार प्रदान करता है, अर्थात संप्रभु अधिकारों का स्रोत है। हाब्स का मत है कि राज्य में मौजूद व्यक्तियों, परिचितों, संघों, समुदायों तथा चर्च के अपने कोई पृथक अधिकार नहीं होते हैं, अपितु उसके अधिकार ही उनके अधिकार होते हैं। वे सभी संप्रभु में कार्यरत हैं। हाब्स किसी भी प्रकार के शक्ति विभाजन अथवा शक्ति संतुलन के विरुद्ध है, क्योंकि इस स्थिति में संप्रभुता अविभाज्य नहीं रह सकती है। अर्थात हमने देखा कि संपूर्ण अधिकार संप्रभु में ही निहित हैं। उसके जो यानी नागरिक समाज में मनुष्य समुदाय, जो अन्य समुदाय हैं, संघ हैं, ये सब के सब इसी संप्रभु से शक्ति प्राप्त करते हैं और अपना काम करते हैं। अगर इस तरह से इनके टुकड़े कर दी जाए, इनको अलग अलग शक्ति दे दी जाती है तो संप्रभुता अविभाज्य नहीं रह सकती, अर्थात वो विभाजित हो जाती है। न्याय का एक तत्व स्रोत। हाब्स ने संप्रभुता को न्याय का स्रोत माना है और इस प्रकार उसे प्रजा के विवादों का हल करने का पूर्ण व अंतिम अधिकार है। इसके लिए न्यायाधीश शासन के सिंहासन से नीचे के शेर हैं, अर्थात न्यायाधीशों को न्याय करने की शक्ति एवं संप्रभु द्वारा सौंपी गई है। इस प्रकार उसने न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का खंडन किया है। संप्रभु स्वयं न्याय का स्रोत है, अतः उसने किसी कार्य अथवा आदेश को न तो अन्यायपूर्ण कहा जा सकता है और न ही उसे दंडित किया जा सकता है। यानी न्याय का एकमात्र स्रोत भी संप्रभु ही होता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत। हाब्स के समस्त प्रशासन का स्रोत एकमात्र संप्रभु को माना है। वही विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति एवं उनसे पदमुक्ति करता है और उसे वर्गीकरण करता है। वहीं उन्हें आदेश देता है कि शासकों की शक्तियों व अधिकार उनके द्वारा ही दिए जाते हैं।
तो इस प्रकार बच्चों हमने आज का ये टॉपिक देखा। इसमें कुछ बातें और भी हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज का वीडियो इतना ही सही है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो अपडेट नहीं हो पाता है। तो मैं कल इसके बारे में और विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद।